नमस्कार दोस्तों, तैयारी एनी टाइम में आपका स्वागत है। परीक्षा धाम में हम बायोलॉजी की पार्ट को पढ़ रहे थे और आज हमें पाचन तंत्र को पढ़ना है, जिसके साथ ही आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र, इसमें सबसे पहले प्रक्रिया के चरण को इन लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या है। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। पाचन के अंग कौन कौन से होते हैं? मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। पाचन से संबंधित एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो कुछ लार के द्वारा स्रावित होते हैं, कुछ आमाशय से और कुछ अग्नाशय द्वारा। पदार्थों का पाचन क्या किस किस के द्वारा होता है? विभिन्न पदार्थों का पाचन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब इसको हम पाचन प्रक्रिया के चरण को एक एक करके हम समझेंगे। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाचन प्रक्रिया के चरण। सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण हम किसे कहते हैं? जो हम मुख में भोजन ग्रहण करते हैं उस प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो उसका आंसर था मुख से, क्योंकि शुरुआत मुख से ही होती है। मुख से हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसके बाद है पाचन अर्थात डाइजेशन। कुछ भोजन तो हमें अवशोषित हो जाते हैं, परंतु कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो सीधे अवशोषित नहीं होते हैं। इसलिए हम जो भोजन अवशोषित नहीं हो पाते हैं उस भोजन को हम रूपांतरण जिस प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं उसको हम पाचन कहते हैं। ठीक है, तो भोजन को जो गैर अवशोषित भोजन को अवशोषित किए जाने योग्य भोजन के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया को हम पाचन कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अवशोषण। पचे हुए भोजन के रक्त में मिलने की क्रिया। तो वो जो भोजन पचा लिया हमने और रक्त में मिलाने की क्रिया या मिलने की क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। ये भी आपका पता होना चाहिए कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब शरीर में हमने अवशोषित भोजन का जो प्रयोग करते हैं, अब भोजन अवशोषित हो गया, अब उसका यूज जो किया जाता है प्रयोग, उसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। मल परित्याग ये कहाँ से शुरू होता है? बड़ी आंत में जब पहुँचता है और जीवाणुओं द्वारा इसे मल में बदल दिया जाता है और यह क्रिया इसके द्वारा शरीर से जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब प्रमुख पाचन के अंग हम देखते हैं। सबसे पहले मुख गुहा, इसको निम्न भागों में बांटा गया है: दांत, जीभ और ये कट गया है, यहाँ पे लार होगा। ठीक है, दांत, जीभ और लार जो भोजन में को पचाने में मदद करता है। सबसे पहले हम दांत को देखते हैं। मनुष्य सहित अधिक जितने भी स्तनधारी हैं उनके दांत दो तरह के होते हैं। पहले दूध के दांत होते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। दूसरे दांत जो मजबूत दांत होते हैं उनकी संख्या 32 होती है। ठीक है, अब दांत के प्रकार को हम पढ़ते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृदंत क्या होता है? जो कटिंग टीथ होते हैं, इनकी संख्या 4 × 2 अर्थात 8 होती है। रदनक 2 × 2 अर्थात 4, मतलब 2 इस साइड, एक साइड और 2 दूसरे साइड होता है। अग्रचवर्णक 2 × 4 अर्थात 8 होते हैं और चवर्णक ये टोटल 12 होते हैं। मनुष्य के दांत 4 भागों में बटे होते हैं: कृदंत अर्थात जो भोजन को काटने के लिए होता है, कटिंग टीथ। रदनक टीयरिंग टीथ, मतलब जो भोजन को चीरने के लिए होता है। अग्रचवर्णक का काम क्या होता है? भोजन को पीसना। और चवर्णक का काम क्या होता है? भोजन पीसने और साथ ही उसके साथ धकेलना भी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मोलर्स, प्री मोलर्स ये हमारे कैनाइन और ये इंसाइजर। ठीक है, यही जो चीज़ है यही इस साइड भी रहेगी सारी, इन दोनों को मिला के टोटल बताया जाता है। और ये सॉकेट ऑफ जॉ। ठीक है, हाथी का बाहर दिखने वाला दांत किस प्रकार का होता है? इंसीजर प्रकार का दांत होता है। और शेर जो मांस खाने वाला दांत होता है वो कैनाइन प्रकार का होता है। कैनाइन के दांत नुकीले वाले जो होते हैं
दांत में जो इनेमल पदार्थ की परत चढ़ी होती है वो शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? दांत का इनेमल। अब जीभ, इसमें उपस्थित वेबर ग्रंथि लार को संग्रहित करती है। ठीक है, ये देखिए, ये जीभ का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये स्वीट आगे वाले जो जीभ है, साइड से नमकीन हमें स्वाद आता है, सॉल्टी, ये सोर, और ये उमामी, ये नया आया है एक, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, नए स्वाद, और ये बीटर। ठीक है, जीव में लगभग 2 से 9 हज़ार तक स्वाद कलिकाएं होती हैं। बच्चों में स्वाद कलिकाओं की संख्या अधिक एवं बूढ़े में कम होती है, अर्थात जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो धीरे धीरे उम्र के साथ इसमें कमी होती जाती है। ठीक है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा स्वाद कलिकाएं अधिक होती हैं। वेबर ग्रंथि जीभ में पाई जाती है जो लार का संग्रहण करती है, हमने अभी देखा था। अब ये 4 स्वाद के भाग हैं। मीठा, जो कि हमने डायग्राम से देखा, अग्रभाग में है। नमकीन उसके जस्ट साइड में, दोनों साइड। खट्टा देखा हमने, और कड़वा जो सबसे पीछे था। अब ये नया स्वाद आया है उमामी। इसका स्वाद कैसा होता है? टमाटर जैसा होता है। वैज्ञानिकों ने अभी कुछ समय पहले इसकी खोज हुई थी, उमामी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक नया स्वाद भी आया है। फिर लार के बारे में देखते हैं, अर्थात सलाइवा। इसका पीएच मान कितना होता है? 6.8। अगर 6.8 पीएच मान है, हमने पिछले लेक्चर्स में पीएच मान को पढ़ा था, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा, कैसा होगा। प्रतिदिन वयस्कों में 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है। लार का संगठन किससे होता है? जल 98%, अन्य तत्व 2%, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंजाइम आदि तत्व इसमें होते हैं। लार में टॉयलिन, लाइसोजाइम और अल्फा लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार में कौन कौन से एंजाइम हैं। तो अगर पूछे कि टॉयलिन एंजाइम कहाँ होता है, तो लार में। वयस्क मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 600 होती है एवं यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: पैराटॉइड ग्रंथि, सबलिंगुअल और सबमेंडिबल। पैरोटिड जो ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि लार की ग्रंथि होती है, जो कान के नीचे पाई जाती है। सबलिंगुअल ग्रंथि दांत के नीचे पाई जाती है और सबसे छोटी होती है। सबमेंडिबल जो जबड़े के नीचे पाई जाती है। और पैरोटिड, ये तो ठीक है कि पैरोटिड हमने देखा कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, कान के नीचे है। सबलिंगुअल दांत के नीचे है, सबसे छोटी ग्रंथि है। सबमेंडिबल जबड़े के नीचे पाई जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पैरोटिड ग्रंथि है, अगर ये फूल जाती है तो मम्स रोग अर्थात गलसुआ रोग, इसी को कहा जाता है। आमाशय, आमाशय में भोजन कितने टाइम रुकता है? 3 से 4 घंटे लगभग। और इसकी क्षमता कितनी होती है? 1.5 लीटर लगभग होती है। जीभ का ये डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है परीक्षा धाम वालों ने। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके बनाने की कोशिश करिएगा। अब आमाशय की कोशिकाओं को हम जानते हैं। पैराइटल कोशिका हाइड्रोक्लोरिकम, श्लेष्म कोशिका म्यूकस, और प्रधान कोशिका जठर रस। जठर रस क्या है? पेप्सिन और रेनिन, इसके 2 पार्ट्स। आमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और इसका स्रवण किससे होता है? आमाशय की पैराइटल कोशिका से होता है। तो जो HCl निकलता है, किससे निकलता है? आमाशय की पैराइटल कोशिका से। HCl क्योंकि ये अम्लीय है तो भोजन को क्या करेगा? अम्लीय बनाएगा, और अम्लीय होने के कारण भोजन में जो उपस्थित जीवाणु हैं उनको नष्ट करना होता है। बच्चों के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनुपस्थित होता है। म्यूकस लेयर आमाशय की HCl के आघात से रक्षा करती है। ठीक है, आमाशय की प्रधान कोशिका चीफ सेल से जठर रस निकलता है। जठर रस किस प्रकार का होता है? हल्के पीले रंग का होता है, और कैसा है? अम्लीय द्रव होता है। ठीक है, जठर रस में पेप्सिन और रेनिन, ये क्या होते हैं? एंजाइम हैं जो कि उपस्थित होते हैं। अब आंत के बारे में हम पढ़ते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम अर्थात अग्रतांत्र, मध्यतांत्र और पश्चतांत्र होता है। बड़ी आंत, इसमें सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। छोटी आंत, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर होती है, और चौड़ाई 3.5 से 4 मीटर होती है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत में इरेप्सिन प्रोटीन पाया जाता है।
और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। ड्यूडेनम जो होता है, इस यकृत से पित्त रस आकर मिलता है और भोजन को क्षारीय बना देता है। जब तक HCl था तब तक भोजन क्या था, अम्लीय था। अब ड्यूडेनम क्या कर रहा है, यकृत से पित्त रस निकाल रहा है, इसमें आकर मिलता है और भोजन क्या हो जाता है, क्षारीय। ड्यूडेनम से अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जेजुनम जो दूसरा था, पाचन की क्रिया इसमें समाप्त हो जाती है और भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। अब हम भोजन को अवशोषित करना शुरू करते हैं। इलियम में भोजन को बचे हुए अन्य भाग का अवशोषण होता है, इलियम में होता है। इलियम में विली स्ट्रक्चर अर्थात रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन अवशोषण में मदद करते हैं। अब हम बड़ी आंत को जानते हैं। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर से लेके चौड़ाई 4 से 7 मीटर होती है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है। सीकम में टी जंक्शन होता है। क्या होता है, टी जंक्शन होता है जो छोटी आंत और बड़ी आंत को क्या करता है, जोड़ता है। टी जंक्शन में ही जो अपेंडिक्स होता है वो अवशेषीय अंग टी जंक्शन में ही उपस्थित होता है। जो कोलन है उसमें जल, लवण और रसायन इत्यादि का अवशोषण होता है। यहाँ विटामिन के का निर्माण होता है। रेक्टम में अवशिष्ट पदार्थ का संग्रहण होता है, बाद में यह मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से एंजाइम किससे निकल रहे हैं। इस लिस्ट को आप याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लार से कौन कौन से एंजाइम निकल रहे हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का क्या काम है, जो स्टार्च अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको माल्टोज में बदलता है और भोजन को क्षारीय बना देता है। लाइसोजाइम आंसू और पसीना के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ये लार से निकल रहा है, टाइलिन और लाइसोजाइम। फिर जठर रस, पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोस में बदल देता है, पेप्सिन। और रेनिन जो केसिन दूध में उपस्थित प्रोटीन है उसको तोड़कर पैराकैसिनेट में बदल देता है। बहुत ज़रूरी है, आप इसको याद कर लीजिएगा, आप स्किप नहीं करिएगा इसको बिल्कुल भी। अग्नाशय में 3 एंजाइम है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। पेप्सिन के द्वारा बनाए गए पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स या अमीनो अम्ल में बदल देता है। टॉयलिन के द्वारा बनाए गए माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, इमाइलेज। और लाइपेज क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। विभिन्न पदार्थों का पाचन हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन मुख गुहा में होता है सबसे पहले, और टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, मुख गुहा में। छोटी आंत में एमाइलेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। अब वसा की बात करते हैं, यह कहाँ होता है, केवल छोटी आंत में होता है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। फिर हम देखते हैं प्रोटीन, इसका पाचन सबसे धीमा होता है। यह आमाशय में पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को पेप्टोस में बदल देता है और ट्रिप्सिन पेप्टोस को पेप्टाइड या अमीनो अम्ल में बदल देता है। अब नोट को हम पढ़ लेते हैं। भोजन को मुख गुहा में बोलस, अमाइस में काइम व छोटी आंत में काइल कहा जाता है। तो भोजन को मुख गुहा में हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। आमाशय में हम इसको काइम कहते हैं और छोटी आंत में काइल कहा जाता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर होती है, जिसमें मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय व आंत की लंबाई शामिल होती है। अब हम देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी होती हैं जो आंतरिक रूप से इनका काम होता है, और बहिस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो बाहरी रूप से होता है। ठीक है। और एक मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं जो कि अग्नाशय हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, पीयूष ग्रंथि, पीनियल, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल और जनन। बाह्यस्रावी में यकृत, श्वेत ग्रंथि, लेक्राइमल, श्लेष, लार और बेवर। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसमें शरीर का विभिन्न क्रियाओं का नियमन तथा नियंत्रण तंत्रिका तंत्र, हार्मोन व एंजाइम से होता है। ठीक है। हार्मोन हो गए और जो एंजाइम होते हैं इनका श्रावण अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। अंतःस्रावी जो तंत्र होता है उसको हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, और थॉमस एडिसन को इसका जनक कहा जाता है। यह ग्रंथि एक प्रकार का रसायन निकालती है। रसायन एंजाइम होते हैं या हार्मोन हो सकता है। ठीक है, या तो हार्मोन हो सकता है या एंजाइम। ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, हमने पढ़ा, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों को जानते हैं,
जिनके द्वारा जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है या स्रावण होता है, ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन का परिवहन सीधे रक्त से होता है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। उदाहरण क्या है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि आदि क्या है? ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा एंजाइम का स्रावण होता है वो क्या होती हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इसमें नलिका होती है। श्वेत ग्रंथि, यकृत, दूध ग्रंथि और तेल ग्रंथि, ये सब क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां। मिश्र ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों का जो स्रावण करेंगी तो वो अग्नाशय ग्रंथि है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथियों को जान लेते हैं। पीयूष ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट है। यह मस्तिष्क में पाई जाती है और मटर के दाने के समान होती है। यह शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि से अन्य ग्रंथियों को हार्मोन्स निकलने में मदद करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि ये है कौन सी ग्रंथि? इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा हार्मोन्स इसी ग्रंथि से निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? क्योंकि वृद्धि हार्मोन करता है सोमैटोट्रोपिन, और अगर ये नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी, तो व्यक्ति बौना हो जाएगा, या फिर अधिकता से, तो अगर इसकी कमी हो गई तो व्यक्ति बौना हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अगर ये बढ़ गया तो भीमकार अर्थात जायंटिज्म जिसको कहा जाता है, व्यक्ति का बहुत बड़ा दिखने लगेगा। फिर है कुछ कन्फ्यूज़न पॉइंट, ये हम देख लेते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है, किंतु अधिकतर परीक्षाओं में पीयूष ग्रंथि विकल्प के रूप में रहती है, अतः अपने स्वविवेक से इसका प्रयोग करें। ठीक है। फिर है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थात MSH। यह हार्मोन त्वचा की सुरक्षा करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एडिशन। फिर ऑक्सीटोसिन, यह स्तन ग्रंथि से दूध का विसरण होता है। यह हार्मोन मनुष्य के अंदर दुख, दर्द, प्रेम, सोशल बॉन्डिंग कराने में मदद करता है। फिर क्या है? प्रोलैक्टिन, यह वृद्धि हार्मोन जो गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि व दूध के स्रावन को प्रेरित करता है, तो ये कौन सा हार्मोन हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। फिर ADH है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, यह वैसोप्रोसिन हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी कमी से यूरिन में सांद्रता आ जाती है और किडनी फेल होने का डर इसी वजह से होता है। फिर है पीनियल ग्रंथि, यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है। हमने मस्तिष्क का देखा था पार्ट, उसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस वगैरह जो था। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और यह जैविक घड़ी की तरह कार्य करती है। इस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन होता है। मेलाटोनिन हार्मोन निद्रा चक्र को नियंत्रित करता है। अंधेरे में इसका श्रावण अधिक व दिन में कम होता है। बच्चों में इस हार्मोन का श्रावण अधिक व बूढ़ों में कम होता है। जन्म से अंधा होने पर मेलाटोनिन हार्मोन के कारण जल्दी युवावस्था आ जाती है। थायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि गले में स्थित होती है। शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार H के जैसा होता है। इसके द्वारा थायरॉक्सिन व कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर निकलता है। पैराथायरॉइड ग्रंथि, यह ग्रंथि गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। इसकी संख्या 4 है। इस ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा में कमी होती है तो पैराथायरॉइड हार्मोन का स्रावण होता है। इसकी कमी से टिटेनी रोग व अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी में छिद्र रोग हो जाता है। अब हम देखते हैं थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि छाती में स्टर्नम हड्डी के पीछे स्थित होती है और इस ग्रंथि को हम प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं। हमारे शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य यही ग्रंथि करती है। ठीक है। यह ग्रंथि बचपन में बड़ी व वयस्क अवस्था में वसा के जमा होने के कारण लुप्त हो जाती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थाइमोसिन कहलाता है। इस हार्मोन की कमी से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि WBC कणिकाओं को ट्रेनिंग देने का काम करती है, तो अगर ये नहीं होगी तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। अधिवृक्क या एड्रिनल, यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। इस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड या आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है और
इसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें मनुष्य के क्रोध और रक्तदाब को नियंत्रित करती है। इस ग्रंथि को कमी से आपको मनुष्य अपने आप को दुखी समझने लगता है अगर ये हार्मोन्स नहीं होंगे तो, ठीक है। और इस ग्रंथि के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मॉड्यूला कहा जाता है। किडनी के कॉर्टेक्स भाग से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, जिससे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक। अब ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से, जीके ह्यूमर। बाकी हम देखते हैं जनन ग्रंथियाँ। महिला सेक्स हार्मोन को एस्ट्रोजन और जो पुरुष सेक्स हार्मोन होता है उसको एंड्रोजन कहते हैं। हमें पता होना चाहिए एस्ट्रोजन और एंड्रोजन क्या है। पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक होता है। रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव में मदद करता है और पुरुष में वृषण की शर्तोली कोशिकाएं शुक्राणु के उत्पादन की प्रक्रिया में मदद करती हैं। एंड्रोजन हार्मोन की उत्पत्ति से लैंडिंग कोशिकाओं की मदद करती हैं उत्पत्ति में, ठीक है। अब हम अग्नाशय ग्रंथि देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अंत और बाहरी ग्रंथि दोनों हैं और इसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा एवं एफ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से हमें लैंगरहैंस द्वीप से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। आमाशय की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। तो अल्फा, बीटा और गामा, डेल्टा 3 हैं कोशिकाएं और किससे क्या क्या ये हार्मोन स्रावित हो रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है और अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होती है। अब कुछ एग्जाम प्रीमियर लीग देख लेते हैं। लेक्रामाइल ग्रंथि कहाँ होती है? नेत्रों में पाई जाती है और जो आंसू निकलते हैं इसी के थ्रू निकलते हैं। म्यूकस लैंड या श्लेष्म ग्रंथि नाक, श्वास या ट्रैकिया और आमाशय में म्यूकस का स्रावण करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। वेबर ग्रंथि जीभ में स्थित होती है और लार का संग्रहण करती है। हम 3 बार फैक्ट पढ़ चुके हैं। अब हम उत्सर्जन तंत्र को देखते हैं। ये इसका डायग्राम है। उत्सर्जन तंत्र जो शरीर से अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकाल दें। अवांछनीय पदार्थ उपापचयी क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। साधारण अर्थों में कहा जाए कि उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल के निष्कासन से होता है। अब उपापचयी क्रिया किसको कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस। सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? उपापचय कहा जाता है। इसके अंदर 2 प्रकार की क्रिया होती है, उपचय अर्थात एनाबोलिज्म, अपचय अर्थात कैटाबोलिज्म। उपचय क्या है? साधारण अणु को जटिल अणु में बदलने की क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? उपचय अर्थात एनाबोलिज्म। जैसे प्रोटीन का संश्लेषण एमिनो एसिड से बनता है। फिर अपचय, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचय। प्रोटीन से एमिनो एसिड का बनना। उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया और गुआनिन। पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये उत्सर्जी पदार्थ हैं। अमोनिया से ऐसे जीव जो अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं जैसे मछली और जलीय जंतु। यूरिया को उत्सर्जन करने वाले जंतु कौन से हैं? मनुष्य और अन्य स्तनधारी। यूरिकोत्सर्गी अर्थात ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर रहे हैं, पक्षी वर्ग और कीट वर्ग। ग्वानोकोत्सर्गी ऐसे जीव जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं जैसे बिच्छू, केकड़ा, मकड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। बार बार अगर तेज़ स्पीड लगती हो तो आप थोड़ा सा स्पीड को बैकवर्ड करके या स्लो करके आप बार बार इसको देख, लेकिन इसको ज़रूर कंप्लीट करिए क्योंकि बहुत ज़रूरी टॉपिक है। मेढक लार्वा के समय अमोनिया, वयस्क अवस्था में यूरिया और वृद्ध अवस्था में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो ये तो हमने पढ़ा था कि उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं। अब हम देखेंगे उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। फेफड़े, यकृत, त्वचा और किडनी। फेफड़े शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। लहसुन, प्याज और मूली के वाष्पशील घटक भी फेफड़े के द्वारा ही उत्सर्जित किए जाते हैं, ठीक है। यकृत
शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। ग्रंथि कौन सी है? सबसे लंबी, लेकिन अंग दूसरा सबसे बड़ा है। यकृत कोशिकाओं के अंदर ही अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण होता है। यकृत पित्त रस का उत्सर्जन करता है। अपन जानते हैं त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, तो दूसरा सबसे बड़ा अंग यकृत। इससे श्वेत ग्रंथि अर्थात स्वेट ग्लैंड द्वारा पसीना और अन्य लवण का उत्सर्जन होता है। पसीने में मुख्य पदार्थ सोडियम क्लोराइड होता है और यह मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। फिर है गुर्दे या वृक्क। किडनी जंतु में उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन करने के लिए मुख्य अंग है और किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। इसकी सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन या ब्रिकाडू है, जिसकी लगभग 10 से 12 लाख संख्या होती है। यह है किडनी का डायग्राम, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को फिल्टर करना, ठीक है, जबकि लंग्स का कार्य शुद्ध रक्त को प्यूरिफाई करना होता है। किडनी का आंतरिक भाग मेडुला और बाह्य भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। एड्रेनली ग्रंथि कॉर्टेक्स पर स्थित होती है। मनुष्य में प्रायः 2 किडनी होती है। इनका आकार सेम के बीच के बराबर होता है। किडनी की रीनल धमनी हृदय से किडनी तक अशुद्ध रक्त को ले जाती है और जो रीनल सिरा होती है वो किडनी से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती है। यूरिया का संगठन। यूरिया बना किस किस से? तो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जित पदार्थों के मिश्रण को यूरिन कहते हैं। यूरिया में जल 96%, यूरिया 2% और अन्य पदार्थ जैसे सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, अमोनियम, आयोडीन आदि पाए जाते हैं। 100 ml यूरिन में यूरिया की मात्रा 2 ग्राम होती है। इसका पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है और यूरिनॉट के कारण यह यूरिया का गंध होता है। यूरिनॉट के कारण एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। सामान्य यूरिन अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान लगभग 5 से 6 के मध्य होता है। एल्कोहल, चाय, कॉफ़ी पीने के बाद यूरिन की मात्रा डायूरेटिक्स के कारण बढ़ जाती है। विभिन्न जंतु के उत्सर्जी अंग हम जानते हैं, जैसे केंचुआ और एनालिडा का उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है। पक्षी का किडनी है, स्तनधारी का किडनी है। मोलस्का का केबर्स कोशिका है। प्लीटो हेलमिंथस का फ्लैम जेल है, क्या है? फ्लैम जेल। और एस्के हेलमिंथस का रेनेट सेल और कॉकरोच ऑर्थोपोडा का मॉलपीजियन ट्यूब और केकड़ा का कोक्सल ग्लैंड। ये सब इसके क्या हैं? उत्सर्जी अंग है। ये भी पेपर में पूछ सकता है। अब किडनी से संबंधित हम कुछ रोग जान लेते हैं। यूरीमिया, इस रोग से क्या होता है? रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और लाल रक्त कणिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है। फिर पथरी, इसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है किडनी में जमा हो जाता है और यूरिन के रास्ते में रुकावट आ जाती है। लिथोट्रिप्सी, पथरी के उपचार को कहा जाता है। गठिया, यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है और जोड़ों में दर्द होता है। एडिशन रोग, यूरिन में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। हीमेटर रोग, यूरिन में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। डायलिसिस, किडनी खराब हो जाने पर कृत्रिम विधि द्वारा रक्त को फिल्टर करना क्या कहलाता है? डायलिसिस। और प्रत्येक वर्ष किडनी दिवस कब मनाया जाता है? मार्च माह में मनाया जाता है। पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट पीटर वेबर के द्वारा वर्ष 4 मार्च 1954 के द्वारा में किया गया था। ठीक है, अब कुछ और हम देख लेते हैं किसको क्या कहा जाता है बायो में। कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को, कोशिका माइटोकांड्रिया को, कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस केंद्रक को, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जी कॉय, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, कोशिका का परमाणु बम लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी, आपातकालीन हार्मोन ग्रंथि एड्रेनलिन ग्रंथि है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है और शरीर की तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लड़ो और मारो हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन है। शरीर का आर्मी WBC को कहा जाता है, क्योंकि ये प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। हृदय का पेसमेकर हमने पढ़ा था इसके 2 लेक्चर पहले, ऐसे नोड को, और पेस सेटर AV नोड को कहा जाता है। पौधों की रसोई क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट और शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को। ठीक है,
कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीवन का संवेदनशील क्षेत्र इसके पीछे का भाग, अर्थात कड़वाहट के लिए जो मानव जीव है उसका संवेदनशील क्षेत्र क्या है, पीछे का भाग जो पश्च भाग होता है। ठीक है, तो जो जीव का जो पीछे वाला भाग होता है वो पश्च भाग जो होता है वो कड़वाहट उसके द्वारा स्वाद आता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य की मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही कहा जाता है, मैंने आपको बताया था ये। और ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रक्त देते समय ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH कारक भी एक जैसा होना चाहिए। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ये पेपर में पूछ चुका है MPPSC के। ठीक है, 12 जोड़ी। शरीर का तापक्रम नियंत्रण करने का कार्य मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। मानव शरीर में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि का उदाहरण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। महिलाओं में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। और जब रक्त के समय पेड़ के नीचे इसलिए सोना हानिकारक होता है क्योंकि रात के समय पेड़ के नीचे, क्योंकि रात्रि में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। यूस ग्रंथि मस्तिष्क के कहाँ स्थित होती है, अग्रभाग में, हमने देखा था थैलेमस में। सरटोली कोशिकाएं ब्रिचर्ड में पाई जाती हैं। प्लास्टिक ब्लड का निर्माण ब्रिटेन देश ने किया है, आर्टिफिशियल ब्लड का। रक्त में मौजूद विशेष प्रकार की बी और टी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो रोगों से बचाव करती हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थान कहाँ होता है, एल्वियोली में। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है जिससे असामान्य स्तर के होने पर धमनियां कठोर हो जाती हैं। ट्राइग्लिसराइड का एक प्रकार का वसा है। अंडे आवश्यक सभी एमिनो अम्ल को सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। और कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला लवण है। तो ये इसके साथ आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। बाकी आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।